Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी के पहला चैप्टर जो कि है चैप्टर 5 आई गेस, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये जो चैप्टर है ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उससे आप लोग क्या समझते हैं? फंडामेंटल यानी कि सबसे बेसिक यूनिट। और तो अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वो क्या होता है? सेल होता है। ऑलराइट, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें सेल के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर का कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली तो सेल के बारे में पढ़ना है, पर उसके अंदर और क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू सेल। हम पहले प्रूव करेंगे कि सेल कैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑलराइट, उसके बाद जब हम प्रूव कर लेंगे कि हाँ सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट्स इसमें इन्वॉल्व थे। सो द नेक्स्ट थिंग इज सेल थ्योरी। Cell theory was given by Schleiden and Schwann. We will see the basic postulates of modern cell theory. Next is types of cells based on their structure. Then we will see the types of cells that are there based on their structure. Next is structural organization of eukaryotic cell. Now, अब क्या है कि structural organization जो है वो स्ट्रक्चर यानी कि जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो दो टाइप्स के सेल्स मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी अगले सेशंस में। बट यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं सेल के अंदर का, वो हम किसका देख रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल का देख रहे हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, which is the first cell organelle, which is the outermost layer. Next is the cell wall, nucleus, then cytoplasm, then again और भी सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं सेल में प्रेजेंट वो हम देखेंगे। जैसे कि अब इनमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। ओके, तो गोल्गी अपैरेटस देखेंगे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे हम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, एंड the last and the most important topic is cell division, in which we will cover the process of mitosis and meiosis. These two processes are very important from board exam के point of view से भी, 9th में भी board exam होता है। Alright, and आपके फर्दर जो स्टडीज़ होंगे आगे, अगर 11th में बायो परस्यू करते हो तो उसके लिए भी उस व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन टू सेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so when we are studying about the introduction to cell, then the first question that comes in our mind is what is a cell? Alright, what is a cell का आंसर क्या है? Cell is the basic structural, functional and biological unit of life. Now I'll explain you why it is the basic structural, functional and biological unit of life. First is what? Basic structural. Structural क्यों हम इसे कह रहे हैं? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है वो क्या हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। ऑलराइट, मेनी सेल्स आर accumulated together to form an organism. ऑलराइट, जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक से क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। मान लेते ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ ब्रिक लगाते हैं तब ये बिल्डिंग्स बनती हैं। ऑलराइट, बनती हैं। तो उसी तरह से हम जब बहुत सारे सेल्स को अक्यूमुलेट करते हैं, एक साथ लाते हैं, तब हमारे पास क्या बनती है? एक बॉडी बनती है। सेल्स जब अक्यूमुलेट होते हैं तो वो क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। देन टिश्यूज बहुत सारे अक्यूमुलेट होके ऑर्गन्स बनते हैं। देन ऑर्गन्स अक्यूमुलेट होके ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम्स हैं। ऑलराइट,
एंड इसमें ऑर्गन्स क्या क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? लंग्स है, एल्वली है, ट्रैकिया है, विंड पाइप है, ये सारी चीजें हैं, ऑर्गन्स हैं। एंड अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन्स क्या क्या है? लिवर है, देन स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये सारी क्या चीज से बने? टिश्यू से। टिश्यू का हायर लेवल क्या है? ऑर्गन है, ऑर्गन। देन ऑर्गन सिस्टम्स इसका हायर लेवल है। ऑर्गन सिस्टम्स को मिला करके, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला करके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ में आई बात? सो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, समझ में आ गया। नाउ फंक्शनल यूनिट क्यों है? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कोई सेल बॉडी का एक तरीके का सेल काम नहीं करता है। मान लेते हैं कि जो आरबीसी है वो क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं हो पाएगी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। ऑलराइट, तो ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ऑलराइट, तो जो बॉडी का ओवरऑल फंक्शंस है, जो बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो सेल के इंडिविजुअल फंक्शंस ही हैं, वही जो मिलके बॉडी के टोटल फंक्शन रहते हैं। अरे एक एक आरबीसी ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है, तब तो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है पूरी बॉडी में। ऑलराइट, तो ये काम क्या है? ईच सेल का काम है। हर सेल के काम को मिला करके एक फंक्शन यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसफर फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि हर सेल काम कर रहा है। तो क्या है? फंक्शनल यूनिट है। एंड बायोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म है सेल। ऑलराइट, बायोलॉजिकल यूनिट है इसीलिए हम लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो किसी भी तरह के हों, वो सेल से बने रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज दे मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। नाउ अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर वो एक सेल से बने हैं, यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है, तो क्या है? एक सेल से बने हैं तो यूनिसेल्यूलर है। अगर बहुत सारे सेल्स को मिला करके बने हैं तो क्या है? मल्टी सेल्यूलर हैं। लेकिन बने सेल से ही हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दे मल्टी सेल्यूलर हैं या वो यूनिसेल्यूलर है। ऑलराइट, बने सब सेल से ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इट्स इंडिविजुअल सेल्स। जैसा कि मैंने आपको आरबीसीज का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से बॉडी में और टाइप्स के सेल्स भी होते हैं जो अपना फंक्शन सेपरेटली एग्जीक्यूट करते हैं। एंड जो ईच सेल का फंक्शन होता है, उसका जो सम टोटल होता है, वही फंक्शन होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। मान लेते हैं कि आरबीसीज काम ना करे अपना, एक एक आरबीसी काम ना करे अपना, तो क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसफर रुक जाएगी। ऑलराइट, तो इससे हमें पता चलता है कि हर सेल का जो इंडिविजुअल फंक्शन है वही फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ओके, cells may have different organizations but they have the same basic structure. Now in different organisms cells may have different organization, यानी कि उनका organization अलग हो सकता है different organisms में, but the basic structure that is made up of of a cell that remains constant. Next is what? Cells are highly complex and organized. अब जैसे एक ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है। ऑलराइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, वो अपना अलग काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, वो अपना अलग काम करता है। द नर्वस सिस्टम अलग है, वो अपना अलग काम करता है। तो द ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट? ऑर्गेनाइज्ड। Likewise, cells are also organized. जैसे कि ऑर्गेनिजम्स में डिविजन ऑफ लेबर होता है, जैसे ऑर्गेनिजम्स में क्या है? डिविजन ऑफ लेबर है। हर ऑर्गन अपना अलग काम करता है, कोई इसके काम में तो वो आके नहीं घुस जाता है। ऑलराइट, डिविजन ऑफ लेबर है यहाँ पे। तो उसी तरीके से सेल में भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है एंड सेल के अंदर भी डिविजन ऑफ लेबर होता है। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अबाउट सेल।
नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स किसने की थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल्स। अगर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है तो आपको याद होगा कि रॉबर्ट हुक ने जो है सेल को डिस्कवर किया था जब उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को अपने हैंडमेड यानी कि सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उसे एग्जामिन किया था। तब उन्हें क्या दिखा था? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स ऑन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। सेल इज लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। हम सेल किसे कहते हैं? एक छोटे रूम को कहते हैं, लैटिन वर्ड है ये सेल। ओके, तो उन्होंने लिटिल रूम क्यों कहा? क्योंकि जब उन्होंने थिन कॉर्क के स्ट्रक्चर को जब देखा माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो इस तरह का दिखा। तो ये जो छोटे 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 क्या है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। अगर आपको क्लियर दिख रहा है इसमें तो ये क्या है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे रूम्स है, कंपार्टमेंट्स या रूम्स बोल सकते हैं। घर में रूम होते हैं, ऑलराइट, तो छोटे छोटे रूम्स हैं, इसीलिए उन्होंने इसे टर्म क्या दिया? सेल दिया। ओके, हुक डिड दिस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ हिज ओन डिजाइन माइक्रोस्कोप। अब उस समय क्या था कि उस समय उतनी फैसिलिटी नहीं थी माइक्रोस्कोप की एंड ऑल, तो हुक ने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उसे एग्जामिन किया था। लेटर ऑन क्या हुआ कि हमें पता चला कि ये जो सेल्स थे जो उन्होंने एग्जामिन किए थे, ये क्या थे? डेड सेल्स थे। ऑलराइट, सेल्स थे बट ये डेड थे, लिविंग नहीं थे। इनमें कुछ लिविंग वाली चीजें नहीं थी, यानी कि वर्किंग फेज में नहीं थे। लेटर ऑन क्या हुआ कि एंटन ल्यूवेनहॉक ने क्या हुआ, 1665 में लिविंग सेल्स को क्या किया? अपने माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। तब तक क्या हुआ था कि माइक्रोस्कोप्स इवॉल्व हो गए थे और इम्प्रूव हो गया था उनका स्ट्रक्चर। तो मे भी हो सकता है कि रॉबर्ट हुक ने इसीलिए नहीं वो एग्जामिन कर पाए क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं थे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने दूसरी किसी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व ही नहीं किया अपने माइक्रोस्कोप के नीचे। ओके, तो सो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया कि एक ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर में क्या किया, उन्होंने एग्जामिन किया उसे माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उन्हें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए उसमें, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, ये सारी चीजें उन्हें दिखाई दी। तो ये सेल्स क्या थे? लिविंग सेल्स थे, यानी कि इनमें काम हो रहा था, वर्किंग ऑर्डर में थे। तब उन्होंने सेल के अंदर में एक कंपोनेंट है, लिविंग जो कंपोनेंट है सेल का, यानी कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जो वर्किंग ऑर्डर में है, उसे क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। वर्किंग कंपोनेंट ऑफ सेल को क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को एग्जामिन किया। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि सेल थ्योरी में क्या हुआ एंड किसने ये सेल थ्योरी दी थी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए हम देख लेते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी। सो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय थियोडोर स्क्वान एंड मैटियलिस जैकोब स्क्लाइडेन। ओके, अब ये जो दो साइंटिस्ट थे, इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? स्क्लाइडेन एंड स्क्वान थ्योरी। सेल थ्योरी को स्क्लाइडेन एंड स्क्वान थ्योरी भी कहते हैं। तो इन्होंने बेसिकली सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए थे। रिडोल्फ वर्च्यू जो थे, उन्होंने फिर इस सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन दिया अपना लेटर ऑन। ओके, सो आइए हम पोस्टुलेट्स देखते हैं कुछ सेल थ्योरी के, जैसे कि cells are the basic fundamental structural and functional units of life। cells क्या होते हैं? basic structural, functional और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। ये मैंने आपको पहले स्लाइड में ही समझा दिया था, वही इंक्लूड किया गया है यहाँ मॉडर्न सेल थ्योरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, हर लिविंग थिंग जो होता है, वो एक या एक से ज्यादा सेल्स से बना हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो पहले से सेल्स अवेलेबल हैं, नए सेल्स उसी में से अराइज होंगे। ओके, कहीं और से उड़ के नहीं आएंगे,
वो सेल जब रिप्रोड्यूस करेगा तब उसी से नए सेल्स अराइज होंगे। नए सेल्स कहीं से उड़ के नहीं आ सकते। ओके, प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसी से नए सेल्स अराइज होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय इट्स सेल्स। मैंने आपको ये पहले भी बताया, जो भी फंक्शंस है, ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन कर रहा है वो उसके सेल का इंडिविजुअल फंक्शन भी है, नहीं तो वो फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, all the chemical reactions, energy flow, metabolism and biochemistry occurs within the cells। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो ब्रेकडाउन है फूड का, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हर एक सेल्स के अंदर होती हैं, क्योंकि नहीं होंगी तो क्या होगा, सेल डेड हो जाएगा, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी एंड इन टर्न क्या होगा, बॉडी को भी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर भी होते हैं, तभी बॉडी में हो रहे हैं, तभी उनका असर दिखता है बॉडी पे। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई दवाई खाई, वो क्या है, केमिकल है, ऑलराइट, तो वो सेल्स पे जाके एक्ट करता है, हर एक सेल उस पे काम करता है, देन अपना रिजल्ट देता है, तब क्या होता है, बॉडी में रिजल्ट दिखता है। जैसे कि फीवर की दवाई खाई तो क्या हुआ, हर सेल ने उसे टेकअप किया, हर सेल ने अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्स दिया, तब क्या हुआ, हमारी बॉडी ठीक हुई एज अ रिजल्ट। ओके, समझ में आई बात। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन दैट इज डीएनए इज पास्ड ऑन फ्रॉम सेल टू सेल। अब जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है यानी कि जो डीएनए है वो हर सेल में अवेलेबल होता है, तो जब मुझे किसी को पास ऑन करना है, किसी को यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग को पास ऑन करना है, तो वो इंफॉर्मेशन सेल टू सेल ही पास ऑन होगी एंड सेल ही कंटेन करता है ये इंफॉर्मेशन अपने अंदर में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑल द सेल्स ऑफ द सेम स्पीशीज हैव द सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन। मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि हो सकता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन अलग हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है हर टाइप्स के सेल्स की, वो क्या रहेगी, एक ही रहती है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जैसे कि फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखने वाले हैं। सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।